आपको ऐसे लगता है कि हमारे पास पैसा है, हम सब खरीद लेंगे। बिल्कुल आप मॉरल्स पैसे से नहीं खरीद सकते, बिल्कुल स्किल्स पैसे से नहीं खरीद सकते, आप सिंसियरिटी पैसे से नहीं खरीद सकते, और आप प्रेम पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसा और खुशियाँ दो अलग अलग चीजें हैं। और खुश रहना और स्वस्थ रहना ये दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ हम बच्चों को मट्ठा इसलिए बना देते हैं कि उसने ग्रेजुएशन किया, कोई बात नहीं, चिंता कर बेटा, पीजी कर। पीजी किया, जैसे आपने कहा कि कौन से कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में यदि आपके पास बहुत है भी, ठीक है, इतना हम भर देंगे, ये आपको करना है। सही बात। या तो पहले इकट्ठा कर लो, 2 साल नौकरी करो, फिर जाना, इतना हम दे देंगे, इतना तुम्हें करना है। तो वैल्यू करना सीखते हैं जिंदगी भर के लिए पैसे की और चीजों की। क्या आपको आपके ब्रांड की शर्ट से पहचाने या आपके स्किल सेट से पहचाने? आप जब कहीं बोलने खड़े हो तो उन्होंने कहा ये बच्चा कितना मीठा बोलता है। देखिए, अगर आप बहुत होशियार भी हैं और 1 लाख बच्चों के साथ आपने कोई एग्जाम दी है और सीट 11,000 ही है, तो आप कितने भी होशियार हैं, अगर आप 1 नंबर से भी पीछे हैं तो पीछे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी पूरी मेहनत के बाद यदि कुछ नहीं इस फील्ड में हुआ तो मेरे पास क्या। पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मैडम कैसे भी करके इसकी मोबाइल की लत छुड़वा दीजिए। मैं कहती हूँ आप छोड़िए। एग्जैक्टली। आप किसी के डांस से इम्प्रेस हो रहे हो, आप किसी के लुक से इम्प्रेस हो रहे हो, आप किसी के बोलने के तरीके से इम्प्रेस हो रहे हो, आप किसी की गाड़ी से इम्प्रेस हो रहे हो, तो ये इम्प्रेशन चीजों से इम्प्रेस चेंज भी होगा ना। आज एक अच्छा है, कल दूसरा अच्छा होगा, परसों तीसरा अच्छा होगा। आप चाहते थे कि बच्चा हो, इसलिए वो बच्चा आपके घर में आया। यदि आपके पास बच्चों को बड़ा करने के लिए समय नहीं है, काइंडली डोंट प्रोड्यूस बेबीज। Hello everyone, my name is Vibha Gandhi and I'm a career counselor by profession, also an NLP practitioner, and since last 6 years I am working as a career counselor. Today I'm be interacting with my mentor, my coach, NLP coach, Dr. Manisha Gaur ma'am, जो बहुत सालों से इसी फील्ड में काम कर रही हैं और मेरे लिए तो बहुत बड़ी मेंटर रही हैं, बिकॉज करियर काउंसलिंग में मुझे लाने का पूरा श्रेय उनको जाता है। जब मैं NLP प्रैक्टिशनर प्रोग्राम कर रही थी तब ये समझ में आया कि ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है काउंसलिंग का, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो दिशाहीन हैं, जो पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या फील्ड अच्छा होगा, एंड दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस फील्ड। तो पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस में जो बहुत प्रॉब्लमेटिक केसेस आए या जो लर्निंग्स मिली, उनके बारे में आज मैं मैम से बात करना चाह रही हूँ। मैम गुड इवनिंग। सो टुडे मैम मेरा जो बहुत एक कॉमन इश्यूज आते हैं काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग के सेशन में, वो ये होते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे शहर में आसपास से पढ़ने आते हैं कोचिंग के लिए या स्कूल कॉलेज के लिए। अब जब वो इस एनवायरनमेंट में आते हैं तो पहले तो बहुत उत्साहित होते हैं कि वही बहुत बड़े शहर में जा रहे हैं और बहुत सारी पढ़ाई करने जा रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में या कोचिंग में जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े समय के बाद वो लॉस्ट हो जाते हैं, डीफोकस्ड हो जाते हैं, मोटिवेशन चला जाता है। और इसमें इसका अलग एक हिस्सा होता है जहाँ पेरेंट्स उस जगह बैठकर ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बहुत सब कुछ कर रहा है, पर जब वो ये देखते हैं कि बच्चा या तो वापस आना चाहता है या पढ़ना नहीं चाहता है, तो एक जो मेंटल ट्रॉमा, एक इमोशनल चैलेंज और जो साइकोलॉजिकल कंसर्न निकलते हैं, जिसमें बच्चा डिप्रेशन में है, बात करना बंद कर देता है, पढ़ाई से फोकस हटा देता है। तो ऐसे केसेस में मैम पेरेंट्स और बच्चों के साथ हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो एक सामंजस्य बिठा पाएं और बच्चे का जो करियर पाथ है वो भी आगे चलता रहे? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि हर तीसरे चौथे घर में ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। क्योंकि आज करियर एक बहुत बड़ी बात है। पहले ऐसे होता था कि बच्चे पढ़ते पढ़ते कुछ डिसाइड किया और हो गया और आसानी से कुछ कुछ बन जाते थे, लेकिन आज ऑप्शन बहुत सारे हैं और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स के पास उनको लगता है कि अवेयरनेस है, पर अवेयरनेस नहीं है। पहली बात, पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जो सपना आप बच्चों के लिए देख रहे हैं, वो सपने में बच्चा शामिल है कि नहीं, उसकी इच्छा शामिल है कि नहीं जी। क्योंकि सामान्यतः हिंदुस्तानी पेरेंट्स का एक सोच रहती है कि हम जो नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करे, वो हमारा बच्चा करे। तो आप डॉक्टर बनना चाहते थे, किसी कारण से आप नहीं बन पाए, तो जैसे एक छोटा सा नन्हा मुन्ना नर्स आपके हाथ में देती है, आपको लगता है ये मेरा डॉक्टर है। ये जो सोच है ये गलत है। आपका सपना, अगर उनका सपना भी है तो उस सपने के लिए मेहनत करिए, वरना मत करिए।
नंबर 2, कैसे पहचाने कि बच्चा क्या चाहता है। हमारे देखने का एक जनरल तरीका क्या है कि हमारे परिवार में 5 डॉक्टर हैं तो छठा भी डॉक्टर हो जाना चाहिए, या हमारे आसपास 6-7 आईएएस हैं तो हमारा बेटा भी आईएएस बन जाएगा, या इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छे जॉब्स मिलते हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो आपने कहा नहीं इंजीनियरिंग कर लो, और इंजीनियरिंग भी वो जिसमें ज्यादा पैसा है। करेक्ट। इससे भी मतलब नहीं है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उन्हें कहा नहीं आईटी में पैसा है तुम आईटी करो। इस तरीके से अपने बच्चे को देखना बंद करें। वो एक जीता जागता इंसान है, आपके घर का फर्नीचर नहीं है जिसको आप जैसे चाहे शेप दे सकते हैं, अपनी रुचि और उसको सजाने की चीज आप नहीं बना सकते। तो वो इंसान है, उसे इंसान की तरह डील करें, अपनी प्रॉपर्टी की तरह डील नहीं करें। बिल्कुल। थर्ड थिंग इज, अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी से ना करें। दुनिया में शर्मा जी का बेटा, हाँ, और व्यास जी की बेटी, और छाबड़ा जी का बिजनेस करने वाला बेटा, ये सारे लोग अलग अलग हैं, और आपके बेटे में भी कुछ न कुछ तारीफ काबिल है, क्योंकि ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ अच्छा देके भेजा है। आपको ये पहचानना है कि आपका बेटा कहाँ खुश रहेगा। और एक और बात, पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि कई बार हम बच्चों को प्रेशर करके इतनी दूर कर देते हैं कि हो सकता है जिंदगी में वो कहीं पहुंच गया, हो सकता है आपको बड़ा गर्व हो, पर पता चला कि महीने भर तक आपकी उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि बातचीत के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेटे ने कहा आप चाहते थे ना मैं ये बन जाऊं, मैं बन गया, अब खुश रहो, बन गया। सही बात है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम करियर की बात करते हैं तो क्या कमाएगा, सबसे पहले कितने का पैकेज लगेगा, ये डिग्री करके ये कॉलेज में कितना पैसा मिलेगा, कितना पैकेज मिलेगा, ये पहला सवाल पेरेंट्स पूछते हैं कि मैडम ये कॉलेज में जाएगा, मास्टर्स कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो 4-8 लाख 10 लाख कितने का पैकेज लगेगा। तो वो उससे डिफाइन करते हैं कि वो कॉलेज या कोर्स में जाना है या नहीं। जब आप ये तय करते हैं कि बच्चा कितना कमाएगा और उस कमाने के लिए उसका स्किल सेट क्या होना चाहिए, तब आप ह्यूमन स्किल्स नहीं देखते। आप भूल जाते हैं कि उसको एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, पर एक अच्छा बेटा भी बनना है, एक अच्छा पति भी बनना है, आगे जाके एक अच्छा भाई भी बनना है, एक अच्छी बहन भी बनना है, और एक अच्छा नागरिक भी बनना है। तो ये जो बेटी, बेटा, बहू, भाई, नागरिक, ये वाले जो रोल हैं, इसके लिए कब तैयारी करेंगे? बिल्कुल। आप प्रोफेशनल बनाने के लिए सारी तैयारी करते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तैयारी नहीं करते। करेक्ट। तभी ये स्थितियां आती है कि वो कुछ बन तो जाता है, लेकिन फिर आपके और उसके बीच में वो बॉन्डिंग नहीं रह जाती, वो प्रेम नहीं रह जाता, जो हम आजकल सब परिवारों में देख रहे हैं, और जो आप भी देखती होंगी जब आपके पास पेरेंट्स लेके आते होंगे। बिल्कुल। बच्चा मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि मैडम पापा ने बोला था इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया, या मेरी मम्मी ने कहा था कि देखो हमको सीए बनाना था तो ये तुम कॉमर्स ले लो। और कई बार दोनों पेरेंट्स में भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कि पापा कुछ चाहते हैं, मम्मी कुछ चाहती हैं। अब इस बीच में वो बच्चा क्या चाहता है इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं होता। तो जो स्ट्रॉन्ग मेंबर है उसके बेसिस पे बच्चा आगे पढ़ाई करना शुरू करता है, और जब पढ़ना शुरू करता है तब रियलाइज होता है कि नहीं यार ये नहीं करना था मुझे। या बच्चे का इंटरेस्ट नॉन कन्वेंशनल करियर जिसको हम बोलते हैं तो उसमें है, जैसे किसी बच्चे में डांस की बहुत अच्छी स्किल है, कोई बच्चा है जो बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकता है या बहुत अच्छा वक्ता है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन बोलते हैं कि अरे इसमें जाके तुम कितना ही कमा लोगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बहुत इमोशनल ट्रॉमा होता है, बहुत क्लैशेस होते हैं। एंड ऑफ द डे बच्चा है जो सफर करता है। अब ऐसे केसेस में कई बार मतलब अगर हम देखें तो पेरेंट और बच्चा दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बट उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना और उनको ये समझाना कि बच्चा कितना यूनिक है। जो हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट वगैरह करते हैं उनको बताते हैं कि इसके इंटरेस्ट एरियाज ये हैं और इन करियर्स में ये जा सकता है, तो उस मतभेद को, उस गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को समझें। आप देखते होंगे कि किसी के 3 बच्चे हैं और उनका तीनों का फाइनेंशियल स्टेटस सेम है जो पेरेंट्स का है, लेकिन एक बच्चा है जो हर तीसरे दिन नई चीज मांगता है, जो बहुत चूजी है कपड़े पहनने में, जिसको जूते फलाने ब्रांड के चाहिए। दूसरा ऐसा है जिसको कुछ भी चलता है, आप जो खुशी से दिलवा देंगे वो पहन लेगा। और तीसरा कुछ अलग तरीके का है। तो आप देखें कि आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर कोई बच्चा बहुत सिंपल से कपड़े पहन के, उसको अपने रूम में कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं चाहिए, आप जो बनाएंगे वो खा लेगा, अगर वो वैसी लाइफ जीना चाहता है और उसके बाद वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए।
आप सिर्फ इतना चाहते हैं ना कि वो अच्छी जिंदगी जी ले। जी। उसके लिए अच्छी जिंदगी का मतलब 5,000 का शर्ट नहीं है, वो 500 के शर्ट में भी खुश है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप उसको दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं? एग्जैक्टली। आप बिठाएं, उसको समझाएं कि यदि आप इस करियर में जाते हो तो संभावना है कि आप इतना पैसा नहीं कमा पाए, पर इतना जो मिनिमम एक जरूरत के लिए चाहिए इतना आपको बनाना पड़ेगा। अगर वो बात उसको समझ में आती है, वेल एंड गुड। हमको एक चीज समझना होगी विभा जी कि पैसा और खुशियां दो अलग अलग चीजें हैं। और खुश रहना और स्वस्थ रहना ये दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बात सही है कि गुड मॉर्निंग नहीं होती पैसे के बिना, लेकिन हमें कितना कमाना है और उसका करना क्या है ये भी डिफाइन करें अपने बच्चों के साथ। करेक्ट मैम। क्योंकि हम क्या डिफाइन करते हैं कि अभी इसके बाद तू ये गाड़ी ले लेना, इसके बाद ये कर लेना, देख हमने 2 मंजिल मकान बनाया, तू 4 मंजिल बनाना, और इस कॉलोनी से निकालना बेटा हमको फलानी कॉलोनी में जाना है, तो आपने उसको बर्डन कर दिया। करेक्ट। मतलब वो अपनी इच्छाएं आप बच्चों पे थोप रहे हो कि हम अगर 2 मंजिला मकान में रह रहे हैं तो तुम्हें 4 मंजिला बनाना है। अब अगर वो बच्चा 2 मंजिला मकान में भी उतना ही खुश है तो अननेसेसरी उसके ऊपर ये प्रेशर क्यों डालना कि तुमको 4 मंजिला बनाने के लिए ही कमाना है। ही इज हैप्पी इन दैट। कुछ बच्चे होते हैं जो भागना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भागना पसंद नहीं करते, दे लाइक जहां है जैसे है वैसे रहना पसंद करते हैं। तो अपने बच्चे का स्वभाव समझे, उसकी जरूरतें समझे, और फिर जिस करियर में वो खुश रह पाए, अपनी जरूरतें पूरी कर पाए, जितना वो चाहता है उसको समझाएं कि फ्यूचर ऐसे चलता है, कल को अपने लिए इतना करना पड़ेगा। हाँ। क्या तुम इसमें कर पाओगे? और कर पाओगे, हम तुम्हारे लिए खुश हैं। बिल्कुल मैम। पर हम ऐसा नहीं करते। इसमें एक और कंसर्न आता है मैम, खासकर वो बच्चे और पेरेंट्स जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं मैं कहूंगी, और वो बच्चे मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है बताओ मैडम कौन से कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं, कितना पैसा लगेगा। अब जब बच्चे को ये पता है कि ये पैसा दे के मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है तो मैं क्यों पढूं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चा अपनी पढ़ाई से, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो ठीक है, मेरे पापा एक एक्स अमाउंट दे के मेरा इस कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। तो वहां पे भी बहुत बड़ा एक इमोशनल ट्रॉमा आता है, क्योंकि मेरा काम है बच्चों को गाइड करना कि आप अपना गोल बनाइए, पढ़ाई पे फोकस करिए, सही टाइम पे सही करियर का चॉइस करिए। पर जब ये पेरेंट्स इस तरह से कह देते हैं कि ठीक है बेटा बोलो कौन से कॉलेज में जाना है, तो यहाँ पे भी एक मतलब ब्रिजिंग वाला काम जो है, और कई बार दोनों को इंडिविजुअली समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मैम आपका क्या इनपुट रहेगा, कैसे हम ये दोनों मैटर्स को समझ सकते हैं? देखिए, हम 2 तरह की दुनिया को मिक्स करके जी रहे हैं। हमारे बच्चे, यदि आप यंगस्टर्स को देखें तो दे डू पार्टीज ओवरनाइट। यस, है ना, कोई भी छुट्टी हुई उनको पार्टी करना है ओवरनाइट, 4 बजे तक, 3 बजे तक, और खूब पैसा खर्च करना है, लाविश चीजें चाहिए। दूसरा, दे डोंट एंटरटेन द क्वेश्चंस। जब पेरेंट्स कहते हैं कि ये क्या तरीका है जिंदगी का, तो दे लुक टू द अनदर वर्ल्ड जहाँ पे लोग ये सब करते हैं। लेकिन हम उनको अभी अलाउ कर रहे हैं, लेकिन हम वहां नहीं जाते कि वहां एडल्ट होते ही बच्चे को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। सही बात है। हमारे यहाँ हम बच्चों को मट्ठा इसलिए बना देते हैं कि उसने ग्रेजुएशन किया, कोई बात नहीं, चिंता कर बेटा, पीजी कर। पीजी किया, जैसे आपने कहा कि कौन से कॉलेज में जाना है, करेक्ट, इस कॉलेज में यदि आपके पास बहुत है भी, ठीक है, इतना हम भर देंगे, ये आपको करना है। सही बात। या तो पहले इकट्ठा कर लो, 2 साल नौकरी करो, फिर जाना, इतना हम दे देंगे, इतना तुम्हें करना है। तो वैल्यू करना सीखते हैं जिंदगी भर के लिए, पैसे की और चीजों की। आपने अभी खूब सारा पैसा देके उनको कहीं भेज दिया किसी कॉलेज में, वहां जाके भी उन्होंने मस्ती करनी है। हाँ, अब फिर वही बात, देखो हमने इतना पैसा खर्च किया, तुमको इतने अच्छे कॉलेज में भेजा और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। बट इसका रूट कॉज वही है ना कि हमने उनको ये बता दिया कि पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हो। बच्चों को आपने पैसा दिया, बच्चों को आपने रूल बुक नहीं दी, क्योंकि आपके पास रूल बुक थी ही नहीं। तो जब भी हम परिवार की बात करते हैं, एक रूल बुक होनी चाहिए कि हम ये करेंगे जिंदगी में कुछ भी आगे बढ़ने के लिए, और ये नहीं करेंगे। तो जब वो नहीं करेंगे वाली बात नहीं होती हमारे चाहिए, वो आपके पास नहीं होती। आपको ऐसे लगता है कि हमारे पास पैसा है, हम सब खरीद लेंगे। बिल्कुल, आप मॉरल्स पैसे से नहीं खरीद सकते, स्किल्स पैसे से नहीं खरीद सकते,
आप सिंसियरिटी पैसे से नहीं खरीद सकते और आप प्रेम पैसे से नहीं खरीद सकते। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चे के बीच में जिंदगी भर प्रेम रहे, वो स्वस्थ रहे, वो खुश रहे, तो आपको पैसा 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 इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और मैम एक और बहुत कॉमन हर दूसरे बच्चे के साथ जो चैलेंजेस है वो है सोशल मीडिया, कि उस पर जो प्रेजेंस बच्चों की है उनको लगता है वही उनकी दुनिया है। सो अगर उन्होंने एक रील देखा जिसमें किसी तरह के कपड़े पहने हैं, किसी तरह का डांस हो रहा है, तो उनको ये समझ में आता है कि यही सब कुछ है। और इसकी आदत इस तरह से हो जाती है कि जितनी देर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं उसके बाद बीच में हर आधे घंटे में फोन चेक करना, फोन ले लिया तो एक रिवोल्ट वाली स्थिति में आते हैं। आप पेरेंट्स के साथ क्लैशेस होते हैं कि आपने हमारा फोन ले लिया, हमको चाहिए था। तो इस केस में हम कैसे हैंडल कर सकते हैं कि अपनी वो पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अब मीडिया या फोन हमारी जरूरत, हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। स्कूल का कंटेंट, कॉलेज की पढ़ाई, फॉर्म्स फिल करना, सब कुछ ऑनलाइन है। पूरे समय उसको दूर नहीं रखा राइट। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई पे भी फोकस कर पाए और सोशल मीडिया या जो उनके शौक है उसको भी साथ में चला सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द करियर पाथ। बच्चों को ये समझाया जाना जरूरी है, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि आप कैसे चाहते हो लोग आपको पहचाने। क्या आपको आपके ब्रांड की शर्ट से पहचाने या आपके स्किल सेट से पहचाने। आप जब कहीं बोलने खड़े हो तो उन्होंने कहा ये बच्चा कितना मीठा बोलता है, कितनी शानदार भाषा है। क्या आप चाहते हो कि लोग आपको ऐसे पहचाने? ऐसे पहचानेंगे तो जिंदगी भर याद रखेंगे और कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने अगर 5,000 का शर्ट खरीदा है तो कोई दूसरा 7 का खरीदेगा, उसके बाद वाला 9 का खरीदेगा, और ऐसे लोग हैं जो 2 लाख रुपए का शर्ट भी पहनते हैं। तो इसका कंपैरिजन अलग तरीके से होगा। तो आप अपने बच्चे को अगर वो किसी को देख के कंपेयर करते हैं तो ये सिखाएं कि क्या कंपेयर करना है, चीजें कंपेयर नहीं करना है, स्किल सेट कंपेयर करना है, मॉरल्स कंपेयर करना है, हार्ड वर्क कंपेयर करना है। तो जब पेरेंट्स इस तरह से सिखाएंगे और इस तरह की बातें बच्चों को समझाते रहेंगे तो धीरे धीरे उनके दिमाग में ये चीज जाएंगी। एंड नंबर 2, पेरेंट्स खुद कैसे चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने। क्या पेरेंट्स चाहते हैं कि लोग हमारी बड़ी गाड़ी से हमें जाने, या इसलिए जाने कि इनके पास बहुत पैसा है पर कितने साधारण तरीके से। और ऐसे भी सिंपल लोग, ऐसे भी बहुत लोग हैं हमारे आसपास जो बहुत अच्छे, मतलब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, बट जब आप उनसे मिलते हो तो एक हम्बल एटीट्यूड रहता है। ऐसा लगता नहीं कि आप किसी बहुत प्रिविलेज इंसान से मिल रहे हो, बहुत विनम्र होते हैं। तो जब आप बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये जो कुछ भी हमारे पास है ये हमने किया है या हमारे एंसेस्टर्स ने किया है, आपको अपना बनाना है। बिल्कुल। तो जब आप ये बचपन से बच्चों को सिखाएंगे तो उनको पता होगा कि हमको अपने लिए बनाना है, और वहीं से उनकी तैयारी चालू होनी चाहिए ताकि उनके दिमाग में रहे कि मुझे ये सब ऐसा कि ऐसा नहीं मिलने वाला, मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। मैम एक और बहुत कॉमन कंसर्न है आज के बच्चों का, पेरेंट्स का, कि 10th के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, या जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, बच्चों की भाषा में, डमी यानी कि बच्चा 11th और 12th या आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल में नहीं जाता है, वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जाता है। और जब वो थोड़े टाइम उस डमी सिचुएशन में रहता है तो उसे समझ में आता है कि नहीं यार, मेरा स्कूल बहुत अच्छा था, मेरे वहां पे दोस्त थे, मेरे वहां टीचर्स थे जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, वहां पे मेरे पास खेलने के लिए एटमॉस्फेयर था, मेरे जो भी स्किल्स हैं, जो मेरी हॉबीज हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने के ऑप्शंस थे, एनुअल फंक्शंस वगैरह जो इवेंट स्कूल में होते हैं। और जब डमी में आता है तो ये सारी चीजें उसकी लाइफ से चले जाती हैं। जो करीब, अगर बच्चा 3 साल में स्कूल में आया है तो 15-16 साल तक की एज तक वो बच्चा उस एनवायरमेंट में है, और अचानक से वो एनवायरमेंट उससे हटा दिया जाता है। तो ज्यादातर बच्चे बहुत टाइम रिग्रेट भी करते हैं और कहते हैं मैडम हमने गलती की कि हम डमी में चले गए, हमको स्कूल में रहना था और हम स्कूल की पढ़ाई के साथ ही अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते। अब इसमें पेरेंट्स का ये कहना है कि मैडम स्कूल जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम नहीं मिलेगा, पर जब ये रिग्रेट आता है उस वक्त ये दिक्कत आती है कि स्कूल्स में फिर एडमिशन नहीं मिलते हैं। तो इसमें भी बहुत एक साइकोलॉजिकल इश्यूज निकलते हैं, जहाँ पे बच्चा बहुत डिप्रेस हो जाता है कि मेरे सारे दोस्त हट गए, मेरा सारा जो एक कहते हैं ना, जो बफर सिस्टम था, मेरा एक स्टॉक सिस्टम था, वो हट गया है। तो इन इश्यूज को हम पेरेंट्स और बच्चों को कैसे समझाएं कि डमी स्कूलिंग एक तरह से कहा जाए तो जरूरी सिस्टम नहीं है, आप स्कूल के साथ भी सब कुछ कर सकते हैं और हम करते ही आ रहे थे अभी तक। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछेंगे तो डमी स्कूल बिल्कुल जरूरी नहीं है जी, बिल्कुल भी। बच्चों को वो जो उनकी
11th-12th वापस कब आएगा? कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। बेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ, बेस्ट टाइम है उनकी जिंदगी का। तो पहली बात तो उनको उसी स्कूल में अच्छे से पढ़ने दे जहां वो पढ़ते हैं। दूसरा, जो हम IITs की बात करते हैं, IIM की बात करते हैं या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को वो ही बच्चे चाहिए जो 12th के बाद 2-3 महीने पढ़ के निकल जाए। उनको 5 साल तक एक ही चीज रट रट के निकल जाए वो बच्चे चाहिए ही नहीं। उनको वो ही बच्चे चाहिए। और इस चक्कर में एक और चीज हो रही है कि जो बच्चे अच्छे लेवल पे पढ़ाई करते हैं, अपनी क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, वो जब ऐसे डमी स्कूल में जाते हैं जहाँ उनको कोई नहीं जानता और टीचर्स उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, बच्चे उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको लगता है भगवान में कहाँ आ गया। तो एक तो वो डमी स्कूल जो उसको कभी कभी जाना है उसमें नुकसान, उसका मॉरल डाउन, और दूसरा वो कॉम्पिटिटिव बैच जहाँ पे हर हफ्ते रीशफल होता है। जैसे ही टेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ गया, आप दूसरे बैच में आ गए, क्लासेस बैच में आ गए, तो वहाँ किसी के साथ कंसिस्टेंसी नहीं है और एक बहुत क्रूअल सा सिस्टम है। राइट, पढ़ो पढ़ो रटो, याद करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होशियार होते हैं, जो आराम से फर्स्ट सेकंड थर्ड ले आते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इस भीड़ के चक्कर में वो दूसरे बच्चे जो कम परसेंटेज लाते थे, उनके पेरेंट्स भी इसे उम्मीद में कि शायद यहाँ के निकल जाए, तो उस चक्कर में वो पैसा भी लगाते हैं, बच्चों को भेजते भी हैं। और फिर क्या होता है, उनको लगता है कि बच्चा कोचिंग में जा रहा है, बट बच्चे कोचिंग में थोड़ी देर रह के एंड दे गो इन अदर थिंग्स। वो जो पढ़ रहे थे अभी तक उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब मैंने ऐसे काफी बच्चे देखे जो 10th तक बहुत अच्छा कर रहे थे, पर जब वो कोचिंग में जाते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन का रीजन वही होता है, क्योंकि स्कूल में उन्हें पहचाना जाता है उनके नाम से, उनके टैलेंट से। अगर कोई अच्छा डांसर है तो टीचर्स को, स्टूडेंट सबको पता है कि भाई ये हमारे स्कूल की, हमारे क्लास की अच्छी डांसर है। पर जब वो कोचिंग में आती तो वो जो उसका पावर था ना, जो स्किल था, वो उससे छीन लिया गया था। वो उसकी वजह से कोई उसे नहीं पहचानता। अब अनफॉर्चुनेटली वो इस सिचुएशन में है कि पुराना स्किल कोई जानता नहीं, नए में वो अडेप्ट नहीं हो पा रही है। तो फिर वही बात हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। एंड तीसरी बात और होती है, क्योंकि पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके वो पैसा लगाते हैं, वो इमोशनल बैगेज, वो एक बर्डन कि तुम्हारे लिए इतना किया, हमारे लिए तो किसी ने इतना किया ही नहीं। तो आप वो कर रहे हैं जो उसके लिए ठीक नहीं है, प्लस उसका बर्डन भी उसको दे रहे हैं। तो वो जो एक इमोशनल ब्रेक शुरू होता है पेरेंट्स और बच्चों के बहुत बीच बड़ा में, है। उससे बच्चों की जिंदगी को बहुत नुकसान होता है। पेरेंट्स को लगता है कि हम तो बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन आप सही नहीं कर रहे थे। करेक्ट। पेरेंट्स को भी ये समझना जरूरी है कि क्या हमारा बच्चा ऐसा है कि उसको इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लड़ाई में डालना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल मत डालिए। सी, अगर कोई IIT नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा बच्चा नहीं है। बिल्कुल। कोई अगर 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ के पैकेज पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अच्छी जिंदगी जीने का हक नहीं है। जी, हम सब अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुश हैं और अच्छा कर रहे हैं, हालांकि वो स्कूल में 50% से ज्यादा नहीं लाते। हमारे खुद के, अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल या मैं अपने ग्रुप में भी देखती हूँ, तो जो बच्चे बैक बेंचर्स हुआ करते थे वो आज बहुत अच्छी पोजीशंस में, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चे जो टॉपर कहे जाते थे, वो कहीं ना कहीं इस भीड़ में, इस कंपटीशन में लॉस्ट हो गए। सो स्ट्रिक्ट नो फॉर डमी स्कूल, जी, स्ट्रिक्ट नो फॉर एनी भेड़चाल। क्योंकि हमारे कॉलोनी से 5 बच्चे गए तो मैंने भी इसका एडमिशन वहां करा दिया। अभी तो मैम ऐसे हो रहा है कि जो 5th और 6th क्लास के बच्चे हैं, पेरेंट्स उनकी प्लानिंग अभी से कर रहे हैं कि इसको ना हम इस कोचिंग में डालेंगे, ये बनाएंगे। अभी 5वीं क्लास का बच्चा अपने बारे में कुछ नहीं जानता, करियर के बारे में तो छोड़ दीजिए, और पेरेंट्स ये डिफाइन कर लेते हैं कि वो बच्चा आगे क्या करेगा। तो इस पूरे मतलब प्लानिंग में बच्चा कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आपके इस सवाल के जवाब में मैं आपके माध्यम से लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि जो 7th 8th से बच्चों को कोचिंग भेजना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, बिल्कुल मत करवाइए। सीट्स उतनी है, हर बार जो बच्चे बैठ रहे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। और अगर मान लीजिए 2-3 महीने तैयारी करके उसका नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो कुछ और अडेप्ट कर लेगा। लेकिन 4 साल 5 साल की तैयारी करने के बाद
अगर वो सीट उसको नहीं मिली तो आप उस बच्चे का फ्रस्ट्रेशन लेवल समझ सकते हैं। Exactly. वो अपने को कितना बुरा महसूस कराएगा कि हाँ। इतने साल तैयारी करने के बाद भी मेरा नहीं हुआ, पर ऑप्शन ही नहीं है। 0.0001% से भी अगर वो रह गया तो उसको कितना सेटबैक लगेगा, उसके पर्सनालिटी को कितना बड़ा नुकसान करेंगे आप। वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो एक कुकून में, एक जोन में चला जाता है जहां से वो किसी से बात नहीं करना चाहता, और फिर वो कहते हैं कि अब हमें इनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है या किसी काउंसलर के पास जाना है, जबकि उसका रूट कॉज वो है ही नहीं। बोलते ये सब है इसलिए वो नहीं पढ़ पाया। जबकि कई बार ऐसे केसेस आते हैं मैम जिसमें 4 साल 5 साल तक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और 1 नंबर 2 नंबर से वो रह जाता है। तो हर बार ये होता है चलो एक बार और एक ड्रॉप और लेके देख लेते हैं, बट वो एक ड्रॉप वो खत्म नहीं होता 5 साल में भी। और उस एज तक आने तक उसके साथ के जो उसके फ्रेंड्स थे, जो साथी जो कोचिंग में भी थे, वो या तो अपना पढ़ाई पूरी करके एक इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर चुके होते हैं, और ये बच्चा अभी भी एक तरह से कहा जाए तो 12th पास कहलाता है। तो एक बहुत बड़ा मतलब मैं कहती हूँ लाइफ लॉन्ग के लिए उसके लिए सेटबैक है कि आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशन था, अब वो मोटिवेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसको हम ऐसे सीखेंगे कि आप घर में खाना बनाते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो सेमी ड्राई होता है, उसको आप सोचते हैं कि नहीं कल तक चल जाएगा। कुछ ऐसा होता है जो शाम को खाना है और उसके बाद जो बचा है वो बाहर कर देते हैं। कुछ ऐसा होता है जो ड्राई होता है कि हाँ इसको 3-4 दिन रख सकते हैं। कुछ हम स्पेशली बनाते हैं लड्डू जैसा जो 15 दिन तक रख सकते हैं जी। तो एक छोटी सी चीज खाने की, उसके लिए हम इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करते हैं। पर हम जब बच्चा करियर की बात होती है तो हम सब परिवार के बैठ के ये बात क्यों नहीं करते कि बेटा 1 साल देना है, उसके बाद नहीं निकले हम सब तुम्हारे साथ हैं, कुछ और करेंगे। हम क्यों पीछे पड़ रहते हैं कि फिर और यदि किसी को करना होता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए बीमार हो गए, परिवार में कोई ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया या फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो गए, अगर ऐसा है तो ठीक है, तो मूव कर जाइए। बिल्कुल, दुनिया में बहुत कुछ है करने को। तो पूरी फैमिली इसे बच्चे के हम कहेंगे कि सिर्फ बच्चे का मुद्दा ना बनाए, इसको पूरी फैमिली साथ में ले कि बेटा तू जी भर के मेहनत कर, नहीं निकला भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। इस तरह से हम उसको प्लान करें ताकि बच्चे भी परेशान नहीं हो। और पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए जब वो बच्चे को परेशान करते हैं कि ये नहीं होता तुमसे, वो नहीं होता तुमसे, तो याद करें आपसे क्या हो गया। हम भी वैसे ही थे, हमने भी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपने लाइफ में वो चीजें सीखी हैं, और वो बच्चा भी आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आया, वो भी इसी दुनिया का हिस्सा है। तो जब हम इतना कुछ कर पाए तो मेरे ख्याल से आज के बच्चे तो वैसे भी बहुत एडवांस्ड हैं हमारी जनरेशन से, तो काफी हद तक चीजें तो वो बचपन में ही सीख लेते हैं, और लाइफ स्किल मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाते हैं। उनको सिर्फ एक ग्रूमिंग, एक गाइडेंस और एक मेंटरिंग की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, मैंने भी कई बच्चे देखे हैं जो 4th 5वीं बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, और एक तो ऐसे कि प्री निकाल लिया, मेंस की तैयारी है, और जब तक मेंस की तैयारी है उसके आगे फिर दूसरी प्री आ गई, तो इस मेन में निकले या नहीं निकले तो प्री फिर से देना है, फिर दूसरी बार प्री दे दी, वो मेन में नहीं निकले तो फिर दूसरी मेंस भी देना है, दूसरी बार प्री और मेंस में निकल गए, पता चला हो सकता है इंटरव्यू में नहीं निकले तो तीसरी बार भी देना है। वो टाइमलाइन डिफाइन नहीं है ना मैम उसका, सो वी नीड टू डिफाइन द टाइमलाइन। या तो आप किसी काउंसलर के साथ बैठ के डिफाइन करिए, या परिवार पूरा बैठ जाए कि बेटा इसको इतना टाइम देंगे और उसके बाद अपन मिलके कुछ और करेंगे, कुछ और सोचेंगे। तो टाइमलाइन जरूर डिफाइन होना चाहिए किसी भी चीज की, ताकि वो बच्चे फिर किसी तरह के डिप्रेशन में ना जाए। अब इसी में मैम एक तरह से ऐसे बच्चे भी आते हैं जो 4-5 साल गैप लेके कहीं नहीं होते हैं, और फिर वो मेरे पास आते हैं कि मैडम अब हमको लगता है करियर काउंसलिंग की जरूरत है। जब हम उनका साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं, उनकी खूबियां, उनकी स्ट्रेंथ बताते हैं, उनके इंप्रूवमेंट एरियाज, उनकी स्किल बताते हैं, तो कहते हैं मैडम ये चीज तो मुझे करना ही थी। एक बच्चा आज केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ के बैठा हुआ है घर पे, क्योंकि उसको उसके हिसाब से जॉब नहीं मिली। उसका प्रोफाइल में था कि मेडिकल फील्ड में उसको जाना चाहिए, और जब ये प्रोफाइल हम उससे डिस्कस कर रहे हैं तो कहता है मैडम मुझे पहले दिन से डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में डॉक्टर्स नहीं है तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, डॉक्टर बनने में बहुत टाइम लगता है, तुम इंजीनियरिंग कर लो, किसी ना किसी कॉलेज से एडमिशन हो जाएगा और तुम इस फील्ड में आगे बढ़ जाओगे। अब समस्या ये हो जाती है मैम कि वो जिस तरह के काम को करना पसंद करता है वो उसके फील्ड में है नहीं, जॉब वो करके छोड़ दिया है, बिजनेस करके वो छोड़ चुके हैं। अब इस दोराहे पे आते बोले मैडम अगर आप 10 साल पहले मुझे ये बता देते तो शायद मैं सही ट्रैक पर अपने पसंद के करियर में चला जाता। तो ये रिग्रेट
बहुत बड़ा और बहुत लंबे टाइम तक के लिए उनके साथ रहता है, जो उनके इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत बुरा है। अब जब वो खुद इतने परेशान है तो आने वाले टाइम के लिए, अगर वो उनकी शादी हो चुकी है, उनकी फैमिली है, तो वो सब चीजें वहां अगेन एक चेन रिएक्शन शुरू होता है कि उनकी फैमिली में भी वो चीजें वापस आती है। तो हम किस तरह से पेरेंट्स को ये समझाएं मैम कि एक अर्ली एज में या एक राइट एज में बच्चों को करियर काउंसलिंग अप्रोच करनी चाहिए। अगर वो बहुत क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है या डिफरेंसेस हैं तो उस समय अगर वो किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो उनको चीजें सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाएगा, जो उनकी पूरी लाइफ को एक तरह से बहुत स्ट्रैटेजाइज करेगा। यहाँ एक सवाल और आता है, मान लीजिए जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था और पेरेंट्स ने कहा कि बहुत टाइम लगता है। इसमें एक और कंडीशन हो सकती थी कि पेरेंट तैयार भी हो जाए पर वो फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है कि आपको मेडिकल पढ़ा सके। बिल्कुल। तो बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे सर्कमस्टांसेस क्या अलाउ करते हैं। आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो जरूरी नहीं कि आपको वहीं जाना है जहाँ पे बहुत सारा पैसा लगता है जी। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ आप जा सकते हैं। तो बच्चों ने भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी परिस्थितियां क्या हैं और पेरेंट्स ने भी ये क्लियर करना चाहिए कि ठीक है हम इतना कमाते हैं पर इसमें से इतना ही लगा सकते हैं। सही बात है। जिस रूल बुक की हम बात कर रहे थे, उस रूल बुक में बच्चों के सामने क्लियर होना चाहिए कि ये 10 रुपए आते हैं, इसमें से 1 रुपया एजुकेशन में जाता है, 1 रुपया दादा साहब दादी साहब की दवाई में जाता है, 1 रुपया फ्यूचर इंश्योरेंस में जाता है, 1 रुपया घर के खर्चे में जाता है और बचाने को ये जो 3 बचते हैं ये हम सेविंग करते हैं। तो इस सेविंग में इस चीज का इतना हक है, इस चीज का इतना हक है, इस चीज का इतना हक है, तो आपके नाम पे इतना है। इसको लेके आज की परिस्थितियों को लेके बच्चे के स्किल सेट को लेके क्या बेस्ट हो सकता है, जब इस तरीके से बैठ के हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो बच्चे को कभी रिग्रेट नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि वो बच्चा अभी केमिकल इंजीनियर बन के बैठा है और वो जाना चाहता था मेडिकल में, अगर पेरेंट्स ने उसकी बात भी सुनी होती और अपने मन की बात भी रखी होती कि हमारा ये कहना, तो शायद बीच का कोई एक रास्ता निकाल सकता था जहां वो कुछ अच्छा करता और खुश रहता। बिल्कुल मैम। सो इसमें एक और बहुत मैं कहूंगी चैलेंजेस एक जो और आता है इस एज के टीनेजर्स के बच्चों के साथ, कि मेरा दोस्त मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मेरा एक दोस्त कॉमर्स की तैयारी कर रहा है और एक ही पायदान पे हम चले जा रहे हैं, जैसे मेडिकल हो गया, ये इंजीनियरिंग हो गया, इन्हीं तरह के करियर में, और इनमें कंपटीशन की हद ये है कि सक्सेस रेशियो इज 1.5%। सो 100 बच्चों में से एक बच्चा है जो इस कंपटीशन में निकालेगा। अब दिक्कत ये होती है कि हर बच्चा उसी फील्ड में जाना चाह रहा है, जबकि इतने सारे करियर, इतने सारे प्रोफेशंस आज की डेट में हैं, जो अगर बच्चा एक्सप्लोर करता है तो शायद वो कहीं बेटर परफॉर्म कर पाएगा और उस कंपटीशन की रेस से थोड़ा सा बाहर हो पाएगा। ये चीज कई बार बच्चों को, पेरेंट्स को समझाना मुश्किल होती है। उनको लगता है कि नहीं मैडम, इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियर बीटेक कर लिया तो कुछ तो कर लेगा, या एक अच्छे कॉलेज में पढ़ लिया तो कुछ तो अपना नाम कमा लेगा। बट हम नॉन कन्वेंशनल करियर्स की तरफ बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करें कि नहीं, जरूरी नहीं कि यही है, बहुत सारा कुछ है दुनिया में जो आप कर सकते हो। तो इस गैप को या इस अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे पेरेंट्स तक पहुंचाएं? पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है, इवन हमारी सोसाइटी को ये समझने की जरूरत है कि हम सिर्फ एक चीज को एजुकेशन समझते हैं, सर्टिफिकेट एजुकेशन। बिल्कुल, कि आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल गया, आप ग्रेजुएट हो गए, आपको पीजी का डिग्री मिल गया, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। आपने उसमें सीखा कितना, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे जो इनफॉर्मल एजुकेशंस होते हैं, जैसे ही बच्चा 11th-12th में आता है, उसके बाद जिस भी एरिया में वो जाना चाहता है, उस एरिया के जो छोटे छोटे इनफॉर्मल कोर्सेज होते हैं, वो आप उसको सिखाते जाएं। इंटर्नशिप्स, शॉर्ट इंटर्नशिप्स, बिल्कुल शॉर्ट इंटर्नशिप्स चाहे शॉर्ट कोर्सेज जो होते हैं वो करे। उससे उसका कॉन्फिडेंस एक तो बढ़ता है, दूसरा ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं। प्लान बी, प्लान सी रेडी होना चाहिए। देखिए, अगर आप बहुत होशियार भी हैं और 1 लाख बच्चों के साथ आपने कोई एग्जाम दी है और सीट 11,000 ही है, तो आप कितने भी होशियार हैं, अगर आप 1 नंबर से भी पीछे हैं तो पीछे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी पूरी मेहनत के बाद यदि कुछ नहीं इस फील्ड में हुआ तो मेरे पास क्या। अगर हम ऐसी बातें बच्चों के साथ पहले से डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो निकल के आती है कि दुनिया का सबसे छोटा संगठन और सबसे मजबूत संगठन, जिसको हम फैमिली कहते हैं, जी, क्या वो संगठित है? बिल्कुल।
तो बचपन से जब हम परिवार में साथ उठते बैठते खाते पीते हैं ना, सीनियर्स कहते थे एक टाइम साथ खाना खाना चाहिए, साथ में, हाँ। है ना। तो ये जो मोबाइल वाली बात आपने अभी की थी सोशल मीडिया में, रूल बुक में ये लिखिए कि डिनर के बाद कोई भी मोबाइल लेके अपने कमरे में नहीं जाएगा। बिल्कुल। पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं मैडम कैसे भी करके इसकी मोबाइल की लत छुड़वा दीजिए। मैं कहती हूँ आप छोड़िए। एग्जैक्टली। पेरेंट्स खुद अगर फोन चला रहे हैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे छोड़ दें उसको। सो आप एक फैमिली रूल बुक में हमेशा पीछे पड़ती हूँ कि क्रिएट अ फैमिली रूल बुक, जिसमें ये सबने करना है और ये सबने नहीं करना है, कुछ चीजें ऐसी होना चाहिए। तो जब आप सब लोग डिनर करने के बाद उस टेबल पे ही मोबाइल छोड़ देंगे, आपकी नींद अच्छी होगी, थोड़ी देर आप लोग आपस में बात करेंगे, एक दूसरे के दिल तक पहुंचेंगे, एक दूसरे के अंदर की चीजें समझेंगे। क्या होता है कि बच्चा एक अलग ही एटमॉस्फेयर में बड़ा हो रहा होता है, वहां पे उसको बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, नए फ्रेंड्स मिल रहे होते हैं। पेरेंट्स अपनी दुनिया में, उनको लग रहा है उन्होंने बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया, गाड़ी छोड़ने जाती है, गाड़ी लेने जाती है, आप उनको घुमाने ले जाते हैं, पार्टीज में ले जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बस हो गया। सो माय रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि बच्चों को आपका पैसा नहीं, जरूरतें पूरी करनी आपकी जिम्मेदारी, लेकिन बच्चों को आप चाहिए। करेक्ट मैम। आपका टाइम चाहिए। हम सोचते हैं कि महंगा मोबाइल दिलवाया या बड़े ब्रांड का बच्चा खुश हो जाएगा ये मोबाइल या ये ब्रांड की चीजें लेकर, बट बच्चा मैम वो मोमेंटरली खुशी हो सकती है, बट वो बॉन्डिंग जो एक सोशल स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं देखती हूँ आज के बच्चों में, कम्युनिकेशन, अपनी बात सही तरह से डिस्कस करना, बताना, या जो वो फेस कर रहे हैं इमोशनल चैलेंजेस भी अगर फेस कर रहे हैं तो वो झिझकते हैं अपनी फैमिली या पेरेंट्स के साथ उस बारे में बात करने में। एक पीयर प्रेशर होता है कि इसका बॉयफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है और मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक तरह से मतलब हमें शायद एज पेरेंट्स वो छोटा लगता है, बट उन बच्चों के लिए वो भी एक ट्रॉमा है कि आज मेरा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मतलब मैं कहीं कमतर हूँ उन बच्चों से जिनके पास ऐसे पार्टनर्स हैं। तो ये भी कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैडम मुझे इस जगह जाना पसंद नहीं क्योंकि वहां पे मेरे साथ कोई है नहीं, फैमिली को मैं नहीं ले जा सकता हूँ और मेरे साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सोशल, जो हम कह रहे हैं ना कि हम चाहते हैं कि बच्चे शादियों में जाएं, हमारे फैमिली फंक्शंस में जाएं, तो वो कई बार इस वजह से मना कर देते हैं क्योंकि मेरे साथ वहां पे कोई नहीं होगा, मेरी एज का वहां कोई नहीं होगा, या मैं उनके से बात नहीं करता हूँ। तो इस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये टीनेजर्स में बहुत बड़ा इशू है। यस, इवन आई कैन कोट अ केस। यहाँ पे एक बच्ची 9th क्लास की, बड़ी मुश्किल से उसके पेरेंट्स ने किसी बहुत अच्छी जगह एडमिशन कराया और शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड। उसका रिजल्ट कम होते होते 6 महीने बाद उसने कहा मुझे स्कूल में नहीं रहना है। अब पेरेंट्स बिल्कुल तैयार नहीं थे क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया था जहाँ जो उनके स्टेटस का था। वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो बाय चांस क्योंकि वो मुझे जानते थे, मेरा कार्ड था, तो बच्ची ने वो कार्ड लिया एंड शी केम टू मी, मेरे को ये स्कूल छोड़ना है। आई कॉल्ड हर मदर, सेड इसके पापा बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा अच्छा स्कूल है, क्यों छोड़ना चाहती? शी सेड मेरी क्लास में जो मेरे फ्रेंड सर्कल में दे आर कपल्स, वो सब कपल्स हैं एंड आई डोंट वांट टू बी कपल नाउ। आई सेड व्हाई डोंट यू वांट, यू डोंट लाइक एनी बॉय? सेड नहीं नहीं, मुझे अच्छे तो 2-3 लगते हैं, पर मैं डॉक्टर बनूंगी ना, वो डॉक्टर बनेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, अभी कैसे पता चलेगा, तो मैं क्यों हाँ करूं किसी के लिए। सी ये इतनी सी बात वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाई। करेक्ट, एंड शी वाज राइट। अगर कोई बच्ची ये डिसीजन ले रही है कि नहीं, और मैं आपके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों से कहना चाहूंगी, हर चीज का एक समय होता है। एग्जैक्टली, है ना। जिसको हम इश्क बोलते हैं, जिसको हम अफेयर बोलते हैं, जिसको हम लव बोलते हैं, जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन कब सही समय आप उतनी समझदारी तो दिखाइए, आप उतना समझदार हो जाइए। आजकल कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो आपको बेवजह किसी रिश्ते में डालेंगे। आप ओपन हैं जिसके साथ आप रिश्ता बनाना चाहें, बट तब जब आप उस लायक हो, जब आप पढ़ लिख के अपने पैर पे खड़े हो गए हो, आपका एक आइडेंटिटी बन गया हो, आपकी एक पहचान बन गई हो कि अरे आप डेंटिस्ट हैं, या आप सर्जन हैं, या आप टीचर हैं, या प्रोफेसर, लोग आपको आपकी वजह से जाने, ना कि तब आप ओपन हैं किसी के साथ भी रिश्ते में जाने के लिए, और वो ही सही समय है। तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि जो समय पढ़ाई का है, जो मेहनत का है, जो जिंदगी बनाने का है, वो अगर इन सब चीजों में लगा देंगे तो फिर ट्रायल एंड एरर ही होगा, फिर वो सही रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए। Exactly. आप किसी के डांस से इम्प्रेस हो रहे हो,
आप किसी के लुक से इम्प्रेस हो रहे हो, आप किसी के बोलने के तरीके से इम्प्रेस हो रहे हो, आप किसी की गाड़ी से इम्प्रेस हो रहे हो, तो ये इम्प्रेशन चीजों से इम्प्रेस चेंज भी होगा ना, आज एक अच्छा है कल दूसरा अच्छा होगा, परसों तीसरा अच्छा होगा, और फिर आपको लगता है ठीक है ना, नहीं जमा तो तू नहीं और सही, और नहीं और सही। बच्चों, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये आपके इमोशंस तक जाते हैं और फिर आपके इमोशंस को तोड़ते हैं। और जब बार बार आप ब्रेक होते हो, आपको उस समय नहीं पता चलता, ऐसा लगता है नहीं नहीं हम आज के जमाने के लोग हैं, हम मूव ऑन कर जाएंगे। इतना आसान नहीं है। करेक्ट। ये तब पता चलता है जब 3 ब्रेकअप्स के बाद चौथी पांचवी बार आपको कोई पार्टनर मिलता नहीं, क्योंकि आपके पास पुराने बहुत सारे इमोशनल बैकलॉग्स होते हैं। तो वो इमोशनल बैकलॉग्स जो हैं वो या तो इकट्ठा मत करिए, और बाय चांस इकट्ठा हो गए हैं तो पहले उनसे बाहर निकलिए, क्लियर करिए, रिलेशनशिप को समझिए, आपकी जरूरतों को समझिए, आप एक लाइफ पार्टनर में क्या चाहते हैं उसको समझिए, एंड देन पीसफुली डिसाइड करके मूव इनटू रिलेशनशिप व्हिच इज द रिलेशनशिप फॉर द लाइफ। तो यंगस्टर्स को ये समझना होगा, ये एक चीज होती है आकर्षण, हम बोलते हैं उम्र का अट्रैक्शन जी, वो एक अलग चीज होती है, और एक पूरी जिंदगी का रिश्ता एक अलग चीज होती है। पूरी जिंदगी के लिए रिश्ते बनाइए, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा इमोशनल इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एनएलपी में आपने पढ़ा है कि हम स्ट्रेटेजी बनवाते हैं, हाँ। तो हमें लगता है कि कोई बड़ा काम करेंगे तो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बट मैं आप सबसे कहना चाहूंगी एनएलपी में हर छोटी छोटी चीज की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कहा जाता है। तो जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, बहुत बड़ी चीज है, क्रिएट अ रिलेशनशिप स्ट्रेटेजी, फॉलो इट एंड यू विल गेट अ सोलमेट। राइट, थैंक यू फॉर दिस इनपुट। और जरूरी है कि आपको सोलमेट चाहिए। हाँ, आपको शॉर्ट टर्म कुछ चाहिए, हम उसके लिए कोई एडवाइस नहीं देते, बिकॉज रिलेशनशिप्स आर लॉन्ग टर्म फॉर द लाइफ एंड वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। एग्जैक्टली। जो रिश्ता आपको स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, जो आपको बार बार तोड़ रहा है, वीक कर रहा है, वो आपके लिए नहीं है। इतनी सी बात अगर बच्चों को समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे अच्छे डिसीजंस ले लेंगे। ओके मैम, एक और, अभी जैसे एग्जाम्स का टाइम है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, स्कूल एग्जाम्स हैं बच्चों के, तो कई बच्चे कहते हैं कि मैडम मुझे सब अच्छे से याद है, मैं सब अच्छे से पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं एग्जाम देने जाता हूँ, एग्जाम हॉल में बैठता हूँ, क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। कई बार कुछ बच्चे फेंट भी हो जाते हैं, या एकदम बहुत पसीना हाथों में आने लगता है, नर्वस हो जाते हैं और भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो अगेन वो एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि तुम तो इतना पढ़ते थे पर तुम्हारे नंबर इतने नहीं आए। तो ये जो एग्जाम फोबिया या जो एग्जाम स्ट्रेस है, मैं बहुत सारे बच्चों में ये चैलेंजेस देखती हूँ। बोले मैम सुबह ऐसा लगता है कि बस दुनिया खत्म हो जाए और ये एग्जाम हो ही ना। तो इस जो टॉपिक है, इस चीज पे हम क्या कर सकते हैं, क्या सजेस्ट कर सकते हो कि अभी बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, उनके ऊपर बैगेजेस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं फैमिली की, पेरेंट्स की, और उनको अपने परफॉर्मेंस की भी है। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या बच्चों को करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम्स दे पाएं और अच्छा करें? देखिए, यदि एज अ एनएलपी ट्रेनर मैं कहूँ तो क्रिएट योर सर्कल ऑफ एक्सीलेंस and anchor your strength, your energy, your power and use it whenever required. And simple भाषा में समझाऊं, आपकी अपनी मेहनत पूरी कर लीजिए। Exactly. रिजल्ट्स को छोड़ दीजिए, रिजल्ट्स का प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, जो आपके लिए अच्छा होगा वो हो जाएगा। एंड नंबर 2, आपने अगर साल भर पढ़ाई नहीं की है तो आखिरी 1 महीने में, आखिरी 10 दिन में कुछ कर लें। आप रिजल्ट के पास वैसे नहीं जा पाएंगे जैसे आप चाहते हैं। हर चीज को धीरे 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 समय देके आगे तक ले जाना होता है। नंबर 3, यदि आपको एंजाइटी होती है, यदि आपको फियर होता है, तो पहले पेरेंट्स से या जो भी बड़े हैं या टीचर से बात करें। अगर आपके अंदर कोई और फियर भी है ना, वो यहाँ कनेक्ट करेगा। मान लीजिए आपको पानी से डर लगता है, या आपको हाइट से डर लगता है, या कभी आपको किसी ने अंधेरे में बंद किया था, आपको अंधेरे से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है। ये जो फियर है, ये आपके अंदर अगर कहीं ना कहीं है, तो जब भी इनको कोई और प्रेशर मिलता है, ये किसी और रूप में बाहर आते हैं। जी, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो डर की कोई बात ही नहीं है। आखिरी में वो डर इसलिए आता है कि वो किसी और रूप में अंदर है। तो यदि आपके अंदर कोई भी डर है, आपको डर लगता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो पापा क्या कहेंगे,
या रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो लोगों के सामने क्या कहने जाऊंगा। वो बहुत बड़ा एक फियर है बच्चों को। वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। जी, आपने अगर मेहनत अच्छी की है तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास होगा आएगा कि मैंने मेहनत की है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो इस एटीट्यूड के साथ आप अगर जाएंगे तो ही आप किसी भी तरह के फियर से बेसिकली लड़ मेहनत पाएंगे। करना हमारे हाथ में है, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। सो अगर ये चीज भी बच्चे समझ पाए तो आई थिंक दे कैन डू फार बेटर देन दिस। अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं एंड फिर सब अच्छा होगा, ऐसा सोच के सारी एग्जाम्स दे दें। ओके मैम, जिस लास्ट क्वेश्चन पेरेंट्स के लिए एक ऐसा कुछ आप, हालांकि हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए रूल बुक का, फैमिली के बारे में, बट एक ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ ऐसे टिप्स आप बताएंगे जो पेरेंट्स एज पेरेंट्स वो अपने बच्चों को कितना समझ पाए, और समझने से ज्यादा आपस में, क्योंकि पेरेंट्स के बीच में भी अगर मतभेद हैं तो वो बच्चों तक आते हैं, बच्चे वो देखते हैं और वही चीजें उनकी लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो इसको आप कुछ इस तरह से बताएं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स कैसे अपने आप को संतुलित रखें, फैमिली कैसे रहे ताकि बच्चे पे नेगेटिव चीजें नहीं जाएं। देखिए, जब भी हम कपल होते हैं, दो लोग साथ रहेंगे, मसले होंगे। बिल्कुल, कई वैचारिक मसले होते हैं और कई जिंदगी की लड़ाई के मसले होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने बड़ों से डिस्कस की जा सकती हैं, जी कुछ ऐसी होती हैं जो कपल को आपस में ही सॉर्ट करनी चाहिए। करेक्ट। और बच्चे बड़े हों या छोटे, बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना है। जी, कई बार हम सोचते हैं कि 6-7 साल का बच्चा है, सो रहा है और आप वहीं लड़ रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि बच्चों के सामने कोई झगड़े मत लाइए। बच्चों के सामने आप एक यूनिट होना चाहिए जी, क्योंकि जब वो थोड़े समझदार होंगे ना तो फिर वो फायदा उठाते हैं। हाँ, वो मम्मी से कुछ कह के काम करवा लेंगे, पापा से कुछ कह के काम करवा लेंगे। तो मम्मी पापा को एक यूनिट होना चाहिए बच्चों के सामने। जी, नंबर 2, उनके आपसी जो भी इश्यूज हैं उनको तय करना चाहिए कि बच्चों के सामने बाहर नहीं आएंगे। हम अकेले बैठेंगे कहीं, संडे को बैठेंगे, छुट्टी वाले दिन बैठेंगे या 2 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाइए। लेट्स सॉर्ट ऑल। उन सब चीजों पे डिस्कस करिए कि इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, उसका क्या करना है, एंड तय करिए कि अगली बार भी इनमें से कुछ अगर नहीं हुआ तो हम फिर बैठेंगे। बिल्कुल। सी, एक बात समझना जरूरी है, रिलेशनशिप इज एवरीडे वर्क। यस, आपको लगता है कि एक बार शादी हो गई और पति को लगता है कि मैंने ये कर दिया, पत्नी को लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये कर दी, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। नो, इट्स एवरीडे वर्क। तो जब आप उस चीजों को छोड़ देते हैं, शुरू में आप ध्यान रखते हैं कि अरे एनिवर्सरी है, फूल लाना है या कुछ कैंडल लाइट डिनर करना है, और वाइफ भी सोचती है कि मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन जब आप जिंदगी की लड़ाई में जाते हैं जी, तो अगर दोनों में से कोई एक भी ऐसी डिमांड करता है तो दूसरे को लगता है क्या बेवकूफ जैसी बात है, अब हमारे बच्चे हो गए। हाँ, बट विश्वास करिए, आपके बच्चे भी तभी खुश होंगे जब मम्मी पापा को प्यार से एक दूसरे को खुश करता देखेंगे। जी, सो आपका रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहे, इसके लिए आपको उस पर काम करते रहना है। होता यह है कि हम ऑफिस का ध्यान रखते हैं, बिजनेस का ध्यान रखते हैं, इवन हमारे जो सोशल ग्रुप के लोग हैं उनका भी ध्यान रखते हैं, बाकी सबका ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को इग्नोर कर जाते हैं। जानबूझ के बिल्कुल नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन हमको पता है कि अभी दिस इज माय वाइफ, ये कहीं जाने वाली नहीं है, या इज माय हस्बैंड, ये कहाँ जाने वाले हैं। तो जब ये सब चलता है तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बनता है और वो डिस्टेंस बहुत सारे झगड़ों का कारण होता है। वो बच्चों तक आता ही है, सब तक आता है, बच्चों तक भी आता है, सीनियर पेरेंट्स हैं तो उन तक भी जाता है। तो बीइंग अ कपल इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपका रिश्ता एक परिवार के लोगों को खुशी दे भी सकता है और उनकी खुशियां छीन भी सकता है। करेक्ट। सो इसीलिए दोनों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, और कई बार कुछ ऐसा सिर्फ इसलिए कर देना चाहिए कि सामने वाले के चेहरे पे एक छोटी सी हंसी देख लें। जी, सो द ट्रुथ इज रिलेशनशिप इज एवरीडे वर्क। सो मैम, ऐसे ही हमारे जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जो अपना करियर आगे प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए जिसको हम कह सकते हैं रामबाण सजेशंस क्या हो सकते हैं जिसमें वो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस कर पाए, करियर पे भी फोकस कर पाए, लेकिन इक्वली सोशल स्किल्स भी उनकी अच्छी रहें, बनी रहें, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बच्चे खुद को पहचाने। जी, हम बाहर
की तैयारी कर लेते हैं, कैसे कपड़े पहनना है, क्या खाना है, किन लोगों के बीच उठना बैठना है, लेकिन हम अपने सेल्फ को नहीं पहचानते। मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, दुनिया मुझसे क्या चाहती है, मैं दुनिया से क्या चाहता हूँ, मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, क्या मैं 5 साल बाद यहाँ तक पहुंचूंगा, या 10 साल बाद, या 20 साल बाद, प्रायोरिटीज मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। तो बच्चों को ये एनालिसिस करने के बाद तय करना चाहिए कि ये मेरा जिंदगी जीने का तरीका होगा। आजकल क्या होता है कि हम बाकी लोग जहाँ भागते हैं हम वहां भागने लगते हैं। हम पार्टीज में जा रहे हैं, हम दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हमको ये पता ही नहीं है कि हम चाहते क्या है। जब आप ये एनालिसिस करेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसे जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे तो इस तरह के सिर्फ 10 दोस्त चाहिए, तो मुझे रोज पार्टी में 3 बजे तक जाने की क्या जरूरत है, जब मैं इन लोगों के बीच उतना खुश रहता हूँ जितना खुश कहीं नहीं रहता। इसी तरह मेरे परिवार में मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए और क्यों चाहिए, और मैं कितना कमाऊंगा और कहाँ रुक जाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद 5 मंजिला बिल्डिंग है ही नहीं। मेरा मकसद 2 मंजिला है, या 2 कमरे हैं, या किराए का घर में भी मुझे इतना मिल जाएगा तो मैं खुश रहूंगा। मुझे खुशी कहाँ मिलती है, मुझे पीस कहाँ मिलती है। सो खुद के वो डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए खुशी का या सेटिस्फैक्शन का। बिल्कुल। नॉर्मली बच्चे दूसरों में वो देखकर करते हैं कि इसके पास ये फोन है, इसके पास ये ब्रांड के जूते हैं, या ये इस गाड़ी में आता है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन वहां से शुरू होती है। तो अगर उनको ये पता हो कि उनकी खुशी किस चीज में, अगर किसी बच्चे को फैमिली के साथ 1 घंटा टाइम बिताना खुशी देता है, तो जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल पे ही रहें या आपके फ्रेंड्स के साथ ही जाएं। सो दिस इज तो टू मच रिक्वायर्ड मैम। एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि आपको खुद को पहचानना चाहिए। एक अहमदाबाद में हमारी ट्रेनिंग थी, अच्छे वेन्यू में थी। वहाँ के जो मैनेजर थे, जब भी ट्रेनिंग हो गई और लास्ट डे हम आगे की प्लानिंग के लिए उनसे बैठे थे कि हम इतने लोगों का कुछ करना चाहते हैं, तो देन वी केम टू नो ही वाज इन अ बिगर पोस्ट एट अनदर प्लेस, किसी दूसरे सिटी में। वो एक बहुत बड़े पोस्ट पे थे और उनका बहुत अच्छा पैकेज था। लेकिन काम इतना ज्यादा था कि मैं पत्नी और बच्चे को टाइम दे ही नहीं पा रहा था। तो पहले हमने तय किया, पत्नी ने तय किया कि मैं काम बंद करती हूँ ताकि हम दोनों, मतलब मैं कम से कम बच्चों को टाइम दे पाऊँ। तो उसने बंद किया और साल भर बाद मुझे ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन मैं इसके साथ कब जीऊंगा, ये बड़ा हो जाएगा, मेरे को तो टाइम है ही नहीं। दूसरा, क्योंकि वो उनके फैमिली में ऐसा था कि उनको अल्कोहल नहीं लेना नियम था जी। लेकिन मैं ऐसे ग्रुप के साथ रोज उठता बैठता था जो अल्कोहल सी लेते थे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री थी जी। तो मुझे लगा कि मैं कल को अपने बच्चे को इन लोगों के साथ नहीं ला सकता। करेक्ट। क्योंकि मैंने नियम बनाया है और मैंने उसको फॉलो कर लिया। करेंगे कि नहीं? कल को बच्चा देखेगा कि इन्हीं लोगों के बीच में बैठना है। Then I had a talk with my father कि पापा मैं क्या करूं। पापा ने कहा अगर थोड़े कम में चला सकते हो तो यहाँ आ जाओ, हम लोग भी रहेंगे, हम देख पाएंगे, यहाँ तुम्हारी वाइफ भी काम कर पाएगी और तुम उस सर्कल में रहोगे जैसे सर्कल में तुम एक्चुअली जीना चाहते हो। और मैंने मेरे पैकेज को आप समझिए कि 1/3 किया एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं यहाँ हूँ, उन लोगों के बीच में हूँ जिनके जैसी जिंदगी मैं सच में जीना चाहता हूँ और जिनके जैसी जिंदगी मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जिए। करेक्ट। एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो ये अगर हमको समझ में आ जाए कि हमको दौड़ना नहीं है, और दौड़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। बिल्कुल। अगर मेरी लड़ाई चीजों की है तो हमें समझना पड़ेगा कि चीजें कभी भी थोड़ी देर के लिए खुश करती हैं। बिल्कुल। लेकिन आपकी लड़ाई इंसानों के लिए है तो इंसान आपको जिंदगी भर की खुशी देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी नीड पीपल। दिन के आखिर में हमको लोग चाहिए और हमारे प्यारे लोग चाहिए। तो आप जब इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि परिवार कैसे साथ रह पाएगा, हम कैसे एंजॉय कर पाएंगे, कितने में चल जाएगा, ठीक है, वो कर लेंगे, बाकी साथ रहेंगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। आज का पूरा सेशन बहुत इलैबोरेटिव, बहुत नॉलेजेबल था और आई एम श्योर जो पेरेंट्स और बच्चे इसको देख रहे हैं उनको भी ये चीजें समझ में आएंगी कि कहाँ हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं प्रोग्रेस के साथ, राइट करियर चॉइस के साथ। सो थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग दिस सेशन विद यू। बिल्कुल। और मैं आखिर में ये कहना चाहूंगी कि आप अपने इमोशंस को जरूर समझिए। हम लोग ना कहीं भी
एंगर, हर्ट, गिल्ट, फियर, लोनलीनेस, इन चीजों पे बच्चों से कभी बात ही नहीं करते। हम कंप्लेन करते हैं कि ये बहुत गुस्सा करता है या ये चिड़चिड़ा होता जा रहा है, और उस पे तुक्का ये कि सब कुछ फ्री में मिल रहा है, सब कुछ तैयार मिल रहा है, इसलिए बातें आ रही है जी। मेरा ये कहना है पेरेंट्स से, दीजिए मत फ्री में। अगर कोई चीज बच्चा मांगता है उससे कहिए 8 दिन ये काम करो फिर मिलेगा, या ये वाला स्किल सीख लो फिर मिलेगा, या 8 दिन दादा साहब को रोज घुमाने ले जाओ फिर मिलेगा, या कुछ तो भी ट्रैफिक के रूल सिखाइए, सिटीजनशिप के चीजें सिखाइए, बहुत सारी ऐसी ह्यूमन वैल्यूज है वो सिखाइए। और जब वो उस तरीके से व्यवहार करने लगे, गुस्सा आता है उससे कहिए 15 दिन आप ये लेवल से इस टोन से ऊपर नहीं जाएंगे, फिर हम करेंगे। वो वैल्यू भी करेगा, फ्री में दीजिए मत, तो बाद में ये कहने का मौका नहीं आएगा कि फ्री में सब मिल रहा है, और जो दे दिए उसके लिए उसको एहसान मत जताइए। वो ऊपर से कहीं से अपॉइंटमेंट लेके आपके पास नहीं आया था करेक्ट, कि 3 तारीख को 2 बजे मुझे शर्मा जी के यहाँ पैदा होना है। आप चाहते थे कि बच्चा हो, इसलिए वो बच्चा आपके घर में आया है। करेक्ट। यदि आपके पास बच्चों को बड़ा करने के लिए समय नहीं है, काइंडली डोंट प्रोड्यूस बेबीज, जी, है ना। और जो आपने किया वो उसके लिए नहीं, आप चाहते थे अपने बच्चे के लिए तो आपने किया, तो उसका एहसान मत जताइए जी। अब पेरेंट्स ही कहेंगे कि इतना करते हैं जितना हमारे लिए किसी ने नहीं किया, और हमको भी साइड में रख के करते हैं, तो खुद को साइड में रख के मत करिए। बिल्कुल, इतना करिए जितना आप करके भूल जाए। ये मत सोचिए कभी हमारे बुढ़ापे में हमारे लिए ये करेगा, नो। जब आप बच्चों के लिए कर रहे हो तब एक हिस्सा अपने लिए भी रखें, ताकि अपने बुढ़ापे में आप अपनी व्यवस्था खुद कर पाए। और आप इतना प्रेशर मत लीजिए कि आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाए, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा आपका ध्यान रखने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर आप बीमारियों से हार कर बिस्तर पे ही हैं तो वो भी क्या ध्यान कर पाएंगे जी। सुविधाएं दे सकता है, बिल्कुल, बस। तो वो स्थिति मत आने दीजिए, और जब आप ऐसे जिंदगी जिएंगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। बिल्कुल मैम। सो जिसके लिए जो करना है कर दीजिए। मैं सबसे बोलती हूँ, जिसके लिए जो करना है कर दीजिए, पर उतना कीजिए, उम्मीद मत रखिए। आपने उम्मीद रखी, रिश्ता खराब होगा। बिल्कुल सही। अब दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स कहते हैं कि सबके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में जाते तो हम क्यों नहीं भेजें। आप अपना एक बजट बनाइए, उस बजट में आपका सीनियर सिटीजन वाला सारी तैयारी भी होना चाहिए। उसके बाद जो बचता है उससे उनका एजुकेशन और बाकी चीजें करिए, और उनको ये समझाइए भी थोड़े समझदार होने के बाद कि ये व्यवस्था है बेटा, बिल्कुल इसको ध्यान और ये क्यों है ये भी उनको समझ में आ जाएगा। व्यवस्थाओं में बच्चों को शामिल करिए, है ना, परिवार के रूल बुक में उसको शामिल करिए। आप कहते हैं कि वी बिलोंग्स टू यू एंड यू बिलोंग्स टू मी, पर वो सच में है क्या? वो बिलोंगिंगनेस जो है, जो आपस में परिवार को एक दूसरे के साथ आनी चाहिए, अगर वो है तो समस्याएं कभी समस्याएं होंगी नहीं, सवाल कभी सवाल होंगे ही नहीं। जो भी सवाल उठेगा उसका जवाब भी तुरंत से आ जाएगा, क्योंकि हार्मनी इतनी अच्छी होगी फैमिली जी। तो ये जो एक संगठन है, जो एक फैमिली नाम का संगठन है, इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। और अगर ये मजबूत है, आपको पता है कि आपके पीछे आपका परिवार खड़ा है, आप किसी भी मुसीबत से लड़ जाएंगे। ओके मैम, एक और कंसर्न जो आता है, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा कहता है कि आपने हमको क्यों पैदा किया, है ना, अब हम इस फैमिली का पार्ट है तो आपको इतना तो करना पड़ेगा हमारे लिए। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के एक तरह से कहना चाहिए अपब्रिंगिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके जो भी काम उन्होंने किए हैं, उनको स्पॉन्सर, उनकी पढ़ाई करा रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, तो उस चीज पे सवाल उठाते हैं कि आपने हमको ऐसा करा, आपकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? हाँ जी, इसको हम अलग अलग बिंदु पे लेके समझते हैं। पहले तो बच्चों को ये शिकायत होती है कि इस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जी, या वो क्यों नहीं सिखाया, या वैसा करते तो मैं और अच्छा बन सकता। मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी, कोई भी माता पिता जिस समय उनको जितनी अवेयरनेस होती है, जितनी अकल होती है, और जितनी परिस्थितियां अलाउ करती हैं, उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट करते हैं। तो यदि आपके मन में कोई ऐसी बात है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उसे आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो उस समय बेस्ट उनको लगा वो आपके लिए किया। और अब आप अपनी नियति के मालिक हैं,
अब आप कुछ शानदार करके बताइए, बजाय इसके कि आप माता पिता से बदतमीजी करें। जो बच्चे पेरेंट्स से बदतमीजी करते हैं, सीधी सी बात है, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो अपनी जिंदगी में काम नहीं करना चाहते। और इसका दूसरा कारण भी होता है, एक तो पीयर प्रेशर होता है, जब वो देखते हैं कि दूसरे बच्चे उनको काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास ज्यादा सुविधाएं हैं, वो ज्यादा सुविधाएं दे सकते हैं। तो ये हम सबको ही समझना होगा कि हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है, हमको अपनी परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। दूसरा, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, टीनेजर्स, यस, उसमें उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होती। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो दादा दादी के पास चले गए, या पड़ोस में बड़े पापा रहते हैं उनके पास चले गए, या कोई ना कोई होता था जिनसे कहीं ना कहीं रिश्ता होता था। और कई बार दूसरों के प्रॉब्लम्स देख के ही खुद को अकल आ जाती थी, अनवैरिंगली हम बहुत सारी चीजें सीख जाते थे। आजकल ऐसा नहीं है। तो पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, दोनों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, इस समय पे गाइडेंस की जरूरत होती है। और अगर ऐसी स्थिति में बच्चा कुछ बदतमीजी करता भी है तो पेरेंट्स उसको नाक पे न ले, ईगो पे नहीं ले कि हमने इतना किया, ये तो हमसे बदतमीजी कर रहा है। आप समझे कि उसकी उम्र ऐसी है कि अभी बहुत कुछ सीखना समझना जरूरी है, जो छोड़ देने के बजाय पकड़े रखना है और सिखाने के नए नए तरीके ढूंढना, क्योंकि ऐसे में ही कम्युनिकेशन बंद होता है और बातचीत मिनिमम हो जाती है, फ्रैक्शंस कि जितना जरूरी है उतना बात होती है, अदरवाइज पता है ज्यादा बात करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। जी। मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि आप बैठ के लड़ लीजिए, बात मत बंद करिए। बिल्कुल। और परिवार में 2 नियम बनाइए। मैं हमेशा जो भी फैमिली को लेके पॉडकास्ट होते हैं मैं कहती हूँ, एक तो आपका वॉल्यूम रेज मत करिए। जब आप परिवार में बैठ के सबसे बात कर रहे हैं तो नियम बनाइए कि वॉल्यूम रेज नहीं करेंगे, इससे ऊपर कोई बात नहीं करेगा और आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे और किसी तीसरे को बीच में नहीं लाएंगे। हम कहते हैं गुप्ता जी का बेटा देखो, उसने ऐसा किया, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुमको तो उससे अच्छे से रखा। फिर वो कहते हैं फलारे पेरेंट्स ने देखो, उनको ये लेके दिया, आपने ये लेके नहीं दिया। ये जो दोनों चीजें दोनों ही गलत है। आपका जो फैमिली यूनिट है ये एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक यूनिट है। आपको वहां अंदर की चीजें नहीं दिखती है। बिल्कुल। आपको वहां का वो सब दिखता है जो बाहर से शोबिज़ दिख रहा है, शो है, जो अंदर है वो आपको नहीं दिखता है। आपके परिवार में आपको अंदर का दिखता है, इसलिए आपको लगता है कि ये कमियां दादा दादी में है, ये कमियां पापा में है, ये कमियां माँ में है, ये कमियां चाचा चाची में, और इसी तरह सबको बच्चों की कमियां दिखती है। तो विश्वास करिए दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसमें कमियां नहीं है। अच्छा, फिर हम एक और चीज सोचते हैं, हम सोचते हैं हमको कोई समझता नहीं है। आपने किसको समझने की कोशिश की? जो आपके पास से जाता है वो लौट के आता है। आप समझिए ना माँ की स्थिति, आप समझिए ना पापा की स्थिति, आप समझिए ना दादा साहब की स्थिति, आप समझिए ना छोटे भाई की स्थिति, आप समझिए ना बड़ी बहन की स्थिति। जब आप दूसरे के जूते में पैर डाल के उसकी स्थिति से, उसकी नजरों से चीजों को देखना शुरू करेंगे, तब आप सही तरीके से उस मुद्दे को डील कर पाएंगे। ये चाहे बच्चों के मामले हो, चाहे पेरेंट्स के मामले हो, चाहे कपल के मामले हो, ये सबको इस तरीके से देखना जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बहुत सारी छोटी छोटी एनएलपी टेक्निक सिखाते जाते हैं। एक टेक्निक आपको अभी फिर सिखाते हैं क्योंकि विभा जी ने कहा कि कुछ तो सोल्यूशन देना पड़ेगा। जब भी आपको बहुत गुस्सा आए, आप बहुत गुस्से में हो, तो किसी से अगर आप बहस कर रहे हो तो वहां से हट जाए। ओके। उस बहस से बाहर निकल जाएं कि इस मुद्दे पे मैं चाहता हूं कि छुट्टी वाले दिन बात करूं, या मैं चाहती हूं कि कल बात करें, या परसों मामी जी आएंगी, मामी जी के सामने बात करेंगे। कुछ भी कह के उस मुद्दे से बाहर निकल जाए। अब आप किसी एक शांत जगह पर बैठ जाए, अपने कमरे में चले जाएं, आपके ऑफिस के केबिन में चलें, कहीं भी जाके शांति से बैठे, बैक काउंटिंग करें। बैक काउंटिंग करें आपने 20 से 1 तक। अब वो जो गुस्सा है उसको इमेजिन करिए कि वो आपके बॉडी में कहाँ है, और यदि आपको लगता है कि सिर में है या नेक में है या आवाज में है, तो उस एंगर को बाहर निकालिए। ओके। इमेजिनरी तरीके से एंगर को बाहर निकालिए। अब उस एंगर का जो शेप है वो चेंज करिए, उसका कलर चेंज करिए, उसके अंदर कुछ आपकी पसंद का म्यूजिक डालिए,
यदि वो स्टिल है तो उसको मूविंग करिए, यदि वो मूविंग है तो उसको स्टिल करिए, और बहुत सूदिंग सा म्यूजिक उसमें धीरे से ऐड कर दीजिए। और उसके बाद जो इसको कहते हैं सबमोडालिटी चेंज, ये करने के बाद आप उसको थ्रो कर दीजिए। ऐसा आप अगर 5 बार कर लेंगे, वो गुस्सा चला जाएगा। और ये तनाव के लिए भी है। यदि आप बहुत तनाव में हैं, सबसे पहले खुद को तनाव से खाली करिए, फिर किसी और से बात करिए। क्योंकि आप यदि किसी निगेटिव इमोशन के साथ किसी से कन्वर्सेशन करेंगे तो वो कन्वर्सेशन निगेटिव होगा। सो जब भी आप कोई अच्छी बात करने जा रहे हो, फाइंड आउट किसी निगेटिव थॉट के साथ तो नहीं जा रहे हैं, निगेटिव इमोशन के साथ तो नहीं जा रहे हैं, निगेटिव स्टेट के साथ तो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम ऐसे ही एग्जाम्स के टाइम के लिए बच्चों के लिए कुछ ऐसी टेक्निक बताइए जो सुबह जब एग्जाम देने जाते हैं तो काफी बच्चे थोड़े घबराए हुए होते हैं, थोड़ा आप सुबह उठे, पीसफुली एक जगह बैठे और 10 बार अपने से कहें, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जितनी भी तैयारी किया है उसमें से अच्छा परफॉर्म करके आऊंगा। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली पेपर सॉल्व करूंगा। ऐसा आप 10 बार बोले। जब आप बार बार बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, तो वर्ड्स से जो एनर्जी जाती है उससे आपका स्टेट चेंज होता है, और जब स्टेट चेंज होता है तो रिजल्ट चेंज होता है। बिल्कुल मैम। टू चेंज योर रिजल्ट्स, चेंज योर वर्ड्स, एंड देन आप देखेंगे कि आपका स्टेट चेंज हो गया। जो स्टेट आप चाहते थे आप उसमें आ गए। कॉन्फिडेंटली पूरी एनर्जी के साथ आप एग्जाम दे पाएंगे या इंटरव्यू दे पाएंगे, या जो भी आपको परफॉर्म करना है, जो भी प्रेजेंटेशन देना है वो कर पाएंगे। श्योर मैम, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच। आज बहुत कुछ हमने सीखा और आई एम श्योर कि जो पेरेंट्स और बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको भी काफी सारी चीजें क्लियर होंगी कि हम आगे के रास्ते कैसे बनाएं, कितने कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें और स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहें। थैंक यू सो मच मैम।